अगर मैं आपसे पूछूं, जो लोग आपके घर में काम करने आते हैं, क्या आप उन पर भरोसा करते हैं? आप कहेंगे हाँ। अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर में आपके बच्चे अकेले हैं, क्या आप फिर भी उनका घर पे आने जाने में भरोसा करोगे? तो शायद आप सोचें हाँ, क्योंकि उसी भरोसे की वजह से तो हम उन्हें अपने घर की चार दीवारियों के अंदर आने देते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ, ऐसे शख्स जो हर हमारे घर में बिना रोक टोक के आते हैं, वो हमारी जान के लिए खतरा भी साबित हो सकते हैं, तो क्या आप यकीन मानेंगे? आइए दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही एक घटना की है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए सुनाती हूँ अपनी आज की कहानी मेरे चैनल रियल क्राइम स्टोरी पे। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। यहाँ एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया एक सरकारी इंजीनियर थे जो नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा। उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम रूपल ओगरे था। रूपल की उम्र 23 साल थी। रूपल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली थी और अब वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। घर वाले भी उसके सपने को पूरा करवाने के लिए राजी थे। इसलिए अपना सपना पूरा करने के लिए रूपल कुछ महीने पहले मुंबई पहुंचती है। रूपल की कजिन ऑलरेडी मुंबई में रहती थी, जिसका नाम ऐश्वर्या था। वो भी वहीं जॉब किया करती थी, तो रूपल ने अपनी उसी कजिन के साथ ठहरने का फैसला करा। वो मुंबई के अंधेरी इस इलाके में एक सोसाइटी के अपार्टमेंट में रहती थी, जिसका नाम एनजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी था। इसी में एक फ्लैट लेकर ये दोनों बहनें किराए पर रहा करती हैं। रूपल वहाँ एक प्राइवेट एयरलाइंस के अंडर ट्रेनी थी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब रूपल को आसमान में उड़ना था। रूपल को अब 3 महीने और लगातार ट्रेनिंग करनी थी। उसके बीच वो कोई भी छुट्टियां नहीं ले सकती थी। इसके बाद आती है राखी। राखी की और कुछ अपने निजी काम की वजह से ऐश्वर्या अपने घर वापस जाती है, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के। उस वक्त रूपल मुंबई के फ्लैट में अकेले होती है। रविवार की सुबह रूपल उठकर करीब 10 बजे अपने घर वालों को फ़ोन करती है। उस वक्त ब्रेकफास्ट का वक्त था, तो आधी अधूरी बात करके घर वाले ये कह के फ़ोन रख देते हैं कि वो उसे कुछ देर बाद फ़ोन करेंगे। उसके बाद 1 बजे के आसपास घर वाले रूपल को फिर से फ़ोन करते हैं, लेकिन तब रूपल फ़ोन नहीं उठाती। रविवार होने की वजह से घर वाले सोचते हैं कि शायद वो सो गई होगी या फिर घर के कुछ कामकाज में बिजी होगी, इसलिए वो उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते और उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर दोपहर से शाम बीत गई। रूपल ने अभी तक भी कॉल बैक नहीं करा और ना ही घर वालों के कॉल करने पर उन्हें दोबारा कॉल करा। रूपल ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए घर वालों ने ऐश्वर्या से बोला कि वो पता करे कि आखिर वो ठीक तो है। वो सुबह से उनके फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी। दरअसल ऐश्वर्या पहले से ही मुंबई में रहती थी, तो उन्हें लगा कि उसकी कोई जान पहचान होगी, कोई दोस्त होगा जो जा करके घर पर एक बार देख सके कि रूपल ठीक भी है या नहीं। ऐश्वर्या ने बिल्कुल वही करा। ऐश्वर्या अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि वो एक बार घर जा करके रूपल को देख करके आए, क्योंकि रूपल फ़ोन नहीं उठा रही दोपहर से। उसका दोस्त ऐश्वर्या और रूपल के फ्लैट पर जाता है और वहाँ जाकर के डोरबेल बजाता है, पर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वह ऐश्वर्या से बात करता है और पूछता है कि क्या वो दूसरी चाबी बनवा करके घर के अंदर किसी तरीके से जा सके। ऐश्वर्या बताती है कि सोसाइटी के बाहर ही एक चाबी वाला बैठता है, उसके पास से वो डुप्लीकेट चाबी बनवा सकता है। ऐश्वर्या की परमिशन मिलने के बाद और बिल्डिंग वालों मैनेजमेंट से बात करने के बाद वो लोग उस फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाते हैं। जैसे ही वो डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें फ्लैट में कुछ नज़र नहीं आता। फिर जब वो ढूंढते ढूंढते बाथरूम तक जाते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब वो बाथरूम का नज़ारा देखते हैं। दरअसल रूपल वहाँ फर्श पर पड़ी हुई थी और पूरा फर्श खून से सना हुआ था। रूपल के जिस्म से भी खून लगभग रिश्ते रिश्ते बंद हो चुका था। गले पर एक तेज काट का निशान था। अब यह मंजर देख के लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। ऐश्वर्या का दोस्त फौरन ऐश्वर्या को सारी बात बताता है। खबर सुनते ही रूपल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इस दौरान हाउसिंग सोसाइटी के लोग फौरन पुलिस को खबर देते हैं। मुंबई पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम भी पुलिस के साथ वहां आती है। तमाम फिंगरप्रिंट उठाए जाते हैं और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। घर वालों से पूछताछ के बाद
पुलिस को इतना तो पक्का हो गया था कि सुबह 10:30 बजे तक रूपल जिंदा थी, क्योंकि करीब 10:30 बजे के आसपास ही रूपल के घर वालों से रूपल की बात हुई थी। जो भी हुआ होगा वो 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हुआ होगा, क्योंकि 1 बजे के बाद से ही रूपल ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और हर एक को जांच का जिम्मा सौंपा गया। सबसे पहले सोसाइटी से जांच की शुरुआत होती है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है कि 10 बजे से लेकर शाम तक रूपल के फ्लैट में कौन कौन गया था। सीसीटीवी के अलावा पुलिस बाकी चीजों की भी जांच करती है। गेट के एंट्री रजिस्टर को देखा गया, जो जो गेस्ट उस वक्त सोसाइटी के अंदर आए थे उनका नाम और पता चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि रूपल के बाहर से कोई भी गेस्ट मिलने नहीं आया था। रूपल की बिल्डिंग में उस फ्लैट के इर्द गिर्द से 35 लोगों के गुजरने के सबूत मिले। ये सभी लोग उसी बिल्डिंग में रहने वाले थे। उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिला जिससे वो अपनी जांच आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो लोग जो भी बयान दे रहे थे वो बिल्कुल सच थे। अब देर रात हो गई थी तो अगले दिन से फिर पुलिस की तफ्तीश शुरू की गई। अब पुलिस रूपल के कॉल रिकॉर्ड खंगालती है। पुलिस को लगता है कि रूपल की निजी जिंदगी से भी तो कुछ मिल सकता है, परंतु पुलिस को उससे भी कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच रूपल का भाई मुंबई पहुंच जाता है। पुलिस उसके भाई से पूछताछ करती है, परंतु उससे भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिससे कि वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सके। अब पुलिस फिर से उन 35 लोगों से पूछताछ शुरू करती है, पर उन्हें फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। पुलिस को तो ये भी पता था कि बाहर से कोई नहीं आया, कातिल है तो आखिर अंदर का ही कोई, लेकिन कौन हो सकता है ढूंढना बाकी था। चूंकि वो 35 लोग बेदाग थे, अब उस फ्लैट के पड़ोसियों को और वो 35 लोगों को छोड़कर कातिल कौन हो सकता था। अब पुलिस ने हाउसकीपिंग के स्टाफ और सफाई करने वाले इन लोगों के बारे में पूरी लिस्ट मंगवाई, क्योंकि पुलिस को लगा कि अगर इनमें से कोई होगा तो वो जरूर गायब होगा। तो अब जब वो लिस्ट निकलवाई गई तो जितने भी सफाई कर्मचारी थे या जो भी वहां मेड आती थी वो सब के सब वहां उपस्थित थे। अब सोमवार का दिन था और कोई भी गैर हाजिर नहीं था। अब पुलिस ने सभी कर्मचारियों और वहां जो भी मेड आया करती थी उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ करते करते पुलिस की नजर एक सफाई कर्मचारी पर पड़ी। उससे पूछताछ करते वक्त पुलिस ने देखा कि उसकी गर्दन पर कुछ ताजे निशान हैं और उसके हाथ पर भी ताजे जख्म हैं। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि एक चोट लगी थी उसे। उस सफाई कर्मचारी का नाम विक्रम अटवाल था। उसकी उम्र 35 साल थी। पुलिस को पहले तो उस पर शक हुआ, फिर पुलिस ने उसके बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसकी पत्नी भी उसी सोसाइटी में काम करती थी। अब पुलिस ने एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे को खंगालने का फैसला किया। पुलिस ने विक्रम अटवाल का रविवार का क्या रूटीन था ये चेक करना शुरू किया। अब जब सीसीटीवी दोबारा चेक किया गया तो देखा कि सारे लोग आ जा रहे थे। तभी उन्हें दिखाई दिया कि सुबह 10:30 बजे विक्रम अटवाल अपनी सफाई कर्मचारी वाली वर्दी में रूपल की फ्लैट वाली उस बिल्डिंग की तरफ जाता है। पुलिस ने देखा कि वो करीब 10:30 बजे अंदर गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो 1:30 बजे के करीब वहां से बाहर निकला। अब सवाल ये था कि उन 2-2.5 घंटे के बीच में वो वहां कर क्या रहा था। मैनेजमेंट के लोगों से पूछताछ हुई तो पता लगा कि वहां आमतौर पर सफाई के लिए कितना वक्त लगाता है। उन्होंने बताया वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगाता है, अगर बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो तो आधा घंटा लगाता है, लेकिन 2-2.5 घंटे तो कभी नहीं लगाता। इसके अलावा भी पुलिस ने जब ध्यान दिया तो देखा कि उन्हें एक चीज़ और मिली है। वो ये था कि जब वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ था तब उसे सफाई कर्मचारी वाली वर्दी पहन रखी थी, लेकिन जब वो 1:30 बजे वापस निकल रहा था तब उसके कपड़े बदले हुए थे। उसने नॉर्मल पैंट और शर्ट डाल रखी थी। अब वहाँ की सोसाइटी के लोगों से पूछा गया कि क्या ये एक आम बात है, तो सोसाइटी के लोगों ने बताया कि बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सफाई कर्मचारी वर्दी में ही आते हैं और सफाई करने के बाद अपनी वर्दी में ही वापस जाते हैं। अब ये दोनों चीज़ें पुलिस को खटकने लगी। इसके बाद विक्रम को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मेरे हाथों ही रूपल का कत्ल हुआ है। पुलिस ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि वो उनके फ्लैट में सफाई करने जाता था और पिछले काफ़ी समय से रूपल उसे सफाई को लेकर बात बात पर खरी खोटी सुना देती थी। उन दोनों के बीच काफ़ी समय से अनबन चल रही थी। उस दिन भी वो फ्लैट के अंदर सफाई करने के लिए गया था और इससे पहले भी वो उनके फ्लैट में सफाई करने के लिए जाया करता था। उसे मालूम था कि रूपल आजकल अकेली है। उसकी कजिन घर गई थी, ये बात भी उसे पता थी, लेकिन रविवार के दिन उसकी नीयत खराब हो गई और उसकी पुरानी रंजिश भी थी।
उसने कहा कि वो अकेली थी, तो मैंने वहां जाकर रूपल से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। उसने मेरा विरोध किया और चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने चाकू निकाला और उसे मार डाला। पुलिस के दिमाग में तमाम सवाल आ रहे थे। पहली चीज़ तो ये थी कि एक सफाई कर्मचारी अपने साथ चाकू लेकर किसी के घर सफाई करने क्यों जाएगा। दूसरी चीज़, एक सफाई कर्मचारी जब सफाई करने जाता है तो अपने साथ कपड़े चेंज करने के लिए दूसरा जोड़ा कभी भी लेकर के नहीं जाता। वो ना सिर्फ एक जोड़ा कपड़े लेकर के गया था, बल्कि एक चाकू भी अपने साथ लेकर के गया था। इसका मतलब ये था कि सब कुछ प्री प्लान था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसने यह माना कि उसकी नीयत खराब हो गई थी और वो संडे इसी मकसद से गया था। लेकिन जब वह उसका विरोध करने लग गई तो उसने सोचा कि वो उसको चाकू से डराएगा। उसका मकसद उसे सिर्फ डराना था, परंतु जब वो चिल्लाने लगी तो वो डर गया और उसने चाकू से उसका गला काट डाला। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और चूंकि कुछ ही दिन पहले की बात है तो इसका कोई अपडेट हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही हमें अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये थी मेरी आज की कहानी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।